नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पर। आज हम जो टॉपिक की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टिंग शीट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग वी हैव डिस्कस, नॉन कंडक्टिंग हम बात कर चुके हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है चालक पट्टिका जिसकी लंबाई कितनी अनंत है, उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है जी। अब मेन जो कहानी है ना, जो मेन फंडामेंटल है वो इतना सा है कि जब आपने नॉन कंडक्टिंग शीट अचालक पट्टिका मानी थी तो आपने थिकनेस नहीं मानी थी। याद करो, मैंने कहा था जितनी स्लिम से स्लिम मान सकते हो ना उतनी पतली से पतली थी अचालक नॉन कंडक्टिंग शीट। लेकिन जैसे ही मैं कंडक्टिंग पे आता हूं आपको शीट में थिकनेस नजर आनी चाहिए। इट्स R3D डायग्राम। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार ये डायग्राम क्या है, तो अपने दिमाग में कोई भी एक बुक मोटी एक बुक थिक इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि उस बुक के दो सरफेसेस होंगे, एक इस तरफ और बीच में क्या होगी? एक थिकनेस होगी। तो शुरुआत में मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम कंडक्टिंग मान रहे हैं तो कंडक्टिंग में यू आर कंसिडरिंग दैट द थिकनेस, और नॉन कंडक्टिंग में आप थिकनेस को नहीं मानते। अब सुनो भाई, कंडक्टिंग में अगर थिकनेस कंसीडर नहीं होगी तो आप ये कैसे प्रूफ करेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है? मुझे बताइए। अगर आपके पास सिंपल बारीक से बारीक इमेजिन कीजिए, तो आप ये कैसे बताएंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? बिकॉज कंडक्टर में पूरा का पूरा चार्ज कहां मिलता है? सरफेस पर। एंड दैट कंडक्टिंग सरफेस, वह कंडक्टिंग सरफेस कैसे बिहेव करती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल पढ़ा नहीं है, लेकिन बस नॉलेज के लिए बता। जब हमने नॉन कंडक्टिंग अचालक की बात की थी तो हमने कहा था कि इतनी पतली से पतली इमेजिन कीजिए जितनी आप कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की बात नहीं थी। यहां तक बात क्लियर है? ठीक। तो अब क्या है कि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज माना जाता है। मैं आपको समझा देता हूं सारी कहानी की, कैसे कैसे कहानी बन रही है, कैसे कैसे कहानी चल रही है। देखिए, कुछ लोग, जब आपने कभी इसको डीप पढ़ेंगे तो कुछ लोग चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे ओनली एट द बॉर्डर। ठीक है, वह भी सही है। और कुछ लोग चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि जब मैं इस पर चार्ज पटकता हूं तो चार्ज अपनी प्लेस ऑटोमेटिकली लेके रखेगा। क्योंकि जब मैं यहां पर अगर ये चार्ज पटकता हूं, मैंने चार्ज लिया और मैंने सरफेस पर पटक दिया, तो इनके बीच में म्यूचुअली रिपल्शन होगा, और म्यूचुअली रिपल्शन होने की वजह से चार्ज अपनी अपनी पोजीशन ले लेगा। ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं कि सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन दैट सरफेस। ठीक, और उस जो यूनिफॉर्मली चार्ज इस सरफेस पर फैला हुआ है उसके लिए हमने जो वैल्यू मानी है वो क्या है? सिग्मा। ये आप जानते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इसको इमेजिनेशन करने के लिए ये देखिए, ये है अपने पास प्लेट विच हैव अ थिकनेस। अगर इसके पास थिकनेस है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 0। ये लीजिए ऐसे। अब मैंने चार्ज यहां रखा हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, दिस सरफेस। चार्ज यहां रखा हुआ है, इस थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इस थिकनेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि चार्ज सारा का सारा कहां रिसाइड करता है? सरफेस के ऊपर। और इससे किसी पॉइंट पर वो क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, डायग्राम क्लियर हो गया कि किस तरह से अपने डायग्राम बनाया हुआ है? ठीक है जी। अच्छा, अगर हम मान लीजिए इससे किसी पॉइंट R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वही गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो गॉसियन सरफेस अपन मान लेते हैं। बट डेरिवेशन इजी है, डेरिवेशन की बात नहीं, बात है कंसेप्ट की। कंसेप्ट क्या? तो हमने क्या किया, हमने वही क्या करी, गॉसियन सरफेस मानी। ये हमारी गॉसियन सरफेस।
ये हमारी गॉसियन सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यूजुअली क्या डिस्कस की थी हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने यूजुअली डिस्कस की थी सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात हो गई थी ना। कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा डायग्राम बना के बता देता हूँ, स्मॉल सा डायग्राम बना के बता देता हूँ। ऐसे ऐसे प्लस था, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, चलो पी पॉइंट यहाँ मानते हैं, यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ये और ये एंगल सेम, ये और ये एंगल सेम। छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया, छोटा सा पार्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पर माना हमने डी, यहाँ पर माना हमने डीई। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आएगा डीई कॉस अल्फा, यहाँ पर भी क्या आएगा डीई कॉस अल्फा, और डी साइन अल्फा, डी साइन अल्फा कैंसिल। इसके मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर। इससे पहले वाला टॉपिक जो मैंने पढ़ाया वो भी आप देख सकते हो, उसमें मैंने इसकी डायरेक्शन बता रखी है। तो यहाँ पे केवल जनरल क्यों दे रहा हूँ कि क्यों आप इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस मानते हो, क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे भी बच्चों को कंफ्यूजन मतलब वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं बातों को। गलत इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर मान लो ये सरफेस है, समझना इस सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, तो बच्चों को लगता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलता है इससे परपेंडिकुलर। वो बात आपकी सही है, लेकिन भाई मेरा पी पॉइंट तो यहाँ पर है, तो जब पी पॉइंट यहाँ पर है तो जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाला है तो इसकी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। एज द सेम जब आपने जिस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है उसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट से कैसे जाएगा उसकी इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर आया ये, तो एंगल पर आया, मान लो ये छोटा सा पार्ट लिया था आपने यहाँ से, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है, यहाँ पर एंगल आमने सामने वाले इक्वल होंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डीई डीई मिलके बनाएगा उसकी एक्चुअली डायरेक्शन कहाँ मिलेगी? यहाँ पर। ये बनेगा डी कॉस अल्फा, यही बनेगा डी कॉस अल्फा, विद एंगल बता रखा है मैंने, डी कॉस अल्फा, डी कॉस अल्फा। जो साइन अल्फा वाले कंपोनेंट है वो यहां मिलेंगे, जो कि दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल। साइन अल्फा वाले, तो मतलब ये क्या कि छोटे से पार्ट की वजह से मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस के, आप देखो इसकी सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर मिल रहा है, इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। ऐसे आप कितने ही छोटे छोटे से क्या ले लो, अल्पांश ले लीजिए, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो ऐसे ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर मैं इस पूरे चार्ज का इंपैक्ट है, पूरे के पूरे जो चार्ज फैला हुआ है ना उस पर, अगर मैं उसका इंपैक्ट किसी पॉइंट पर देखूं तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर। ये मेन बात है, ठीक है। तो वो जो बात थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आप इंडिविजुअल सोच चल रहे हो, वो इंडिविजुअल वाला इंपैक्ट नहीं, क्योंकि आपका पी पॉइंट इस वाले चार्ज के लिए यहां पर है, इस वाले चार्ज के लिए यहां पर है। गेटिंग पॉइंट? तो बात ध्यान रखना जो मैंने बताई है। अब सरफेसेस वही, सरफेसेस क्या मान ले, इस वाले सरफेस को क्या मान लोगे आप? S1, ठीक है जी। ये वाली सरफेस है सिलेंड्रिकल, भाई ये वाली प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस वाली सरफेस को मान लेते हैं अपन S2, और इस वाली सरफेस को जो कि इसके अंदर है उसको हमने क्या मान लिया? S3। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे देखो, अगर मैं यहां पर एक अल्पांश एक एलिमेंट लेता हूं, ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ऐसे, कहानी ऐसे चल रही है। ये इसके अंदर जा चुका है, इसके अंदर एंट्री कर चुका है, ये इसके अंदर, तो हम इस पोजीशन पे, और ये इसका थोड़ा सा पार्ट इसके अंदर है, ये अंदर वाला जो पार्ट है ना ये वो इसके अंदर जा चुका है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो आप इमेजिनेशन करो कि ये इसके अंदर एंट्री कर चुका है, हाफ अंदर जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला दिमाग में इमेजिनेशन रखना, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड E, और यहां पर जो आपने छोटा सा लिया है DS, इन दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है? सिमिलर। यहाँ पे E
और ds की डायरेक्शन सिमिलर होने वाली है। यहाँ पर अगर मैं ds ले लूं, छोटा सा ds, तो ds सरफेस के परपेंडिकुलर, ये चीज तुम जानते हो, ये चीज हम सब डिस्कस कर चुके हैं। बस गेम ये है कि इसकी थिकनेस है और वहां थिकनेस नहीं ली थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है ही, जो बात हो चुकी है। तो E और यहाँ पर इस वाली सरफेस के लिए, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाली सरफेस के लिए, तो इसके लिए ds यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो एंगल है 90, और यहाँ पर अंदर, अब आप सरफेस के अंदर हो, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कितना है, 0, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो सरफेस से बाहर की तरफ होगा। अंदर, अगर मैं अंदर की बात करता हूं, इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है, क्योंकि ड्यू टू द कंडक्शन चार्ज विल बी ऑन अ सरफेस। ठीक, तो इसका मतलब है S1 S2 S3 तीन पार्ट में तोड़ के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। दिमाग में जो और भी बबल्स आ रहे हैं उनको बस करेंगे लास्ट में, और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या कहानी। तो वही अपनी कहानी, सिग्मा याद रखना, सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, अब अपन आते हैं पॉइंट पे। ये अपन जानते हैं, ये हमारा पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा q अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अब E डॉट ds को तीन पार्ट S1 S2 और S3 के लिए तोड़ के डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां मैंने लिखा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, मैं यहां S1 के लिए बात कर रहा हूं, अबाउट दिस, प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर S2 के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, प्लस E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन नॉट के लिए, और ये आपका S3 हो गया। S1 S2 S2 सिलेंड्रिकल पार्ट, S1 ये वाला पार्ट और S3 ये वाला पार्ट। कैसे, S1 ये वाला पार्ट, S2 ये वाला पार्ट और S3 ये वाला पार्ट जो कि इसके अंदर है। ठीक है, फॉर्मूला देख लो एक बार, E डॉट ds S1 के लिए, E डॉट ds S2 के लिए और E डॉट ds S3 के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं उसको हटाऊंगा, मेरे को जगह की आवश्यकता है। अब आप देखिए, अगर मैं देखूं E डॉट ds S1, इस वाले पार्ट के लिए बात हो रही है S1, तो यहां पे हमने ds लिया, ds ऐड करोगे तो टोटल इसका एरिया बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे E और ds के एंगल बीच में कितना है, 0, क्योंकि यहाँ पर ds लिया आपने, यहाँ पर ds, यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds 0, यहाँ पर E ds ऐसे, E ऐसे, एंगल 90, और यहाँ पर जब ये अंदर चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0। मतलब कि मेरे को केवल एक ही काम आएगा, वो कौन सा है, E डॉट ds S1 वाला, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि S2 में तो एंगल क्या है 90, और यहाँ पर S3 में इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या अंदर 0। ठीक है जी, तो हटा दो इनको। देखो, तो S1 वाले पार्ट के लिए बात कर लूं, तो S1 वाले पार्ट के लिए देखो, E ds cos 0 डिग्री प्लस E ds S2 वाले के लिए cos 90 प्लस इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, 0 ds इक्वल्स टू सिग्मा q ओवर एप्सिलॉन। देख, S1 के लिए ds 0, ये E ds cos 90, और थर्ड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0, क्योंकि सरफेस के अंदर जा चुके हैं आप, और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसलिए थिकनेस नहीं होती तो कैसे बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 होता है। दैट्स व्हाई कंडक्टिंग शीट में यू ऑलवेज कंसीडर अ थिकनेस। भाई गेम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का नहीं चल रहा है, यहाँ पर गेम है थिकनेस का और थिन का। याद रखना, थिकनेस और थिन ज्यादा मेनली डिस्कस करने वाले पॉइंट है, यहाँ पर कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सेकेंडरी है। गेटिंग पॉइंट क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को पता ही E ds cos 0, तो मेरे को यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक है, तो मैं बनाया E बाहर S1 वाले के लिए ds पूरा का पूरा ds
इक्वल्स टू बाकी दोनों जीरो हो गए, सिग्मा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसकी सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे है, इसकी सरफेस पे चार्ज पड़ा है, ऐसे लगा दिया। अब ये कितना चार्ज लेगा, जितना इसका ये है, तो अगर मान लो मैं इसको S बोलता हूं तो उतना ही चार्ज एनक्लोज होगा इसके अंदर, उतना ही चार्ज एनक्लोज होगा, चाहे इसकी पूरी सरफेस पे चार्ज पड़ा हो, लेकिन मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज उतना ही एनक्लोज होगा जितना इसका एरिया है। इसका मतलब कि ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है, याद रखना। तो अगर मैं इसका ds ऐड करता हूं तो मान लो मैं S मान लेता हूं, E S इक्वल्स टू पर यूनिट एरिया का चार्ज क्या होता है, सिग्मा। पर यूनिट एरिया, एकांक क्षेत्रफल का चार्ज होता है सिग्मा। मेरे को कितने एरिया में चाहिए, मेरे को इतने एरिया में चाहिए, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आपने ये S माना है तो ये भी हैव टू बी S, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब पर यूनिट एरिया में अगर चार्ज सिग्मा है तो S एरिया में कितना होगा, तो क्या लिखोगे, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी सी बात, S से S कैंसिल करो, E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, ठीक है। तो जो विदाउट थिकनेस वाली जो अपन ने बात की थी, जिसको तुम नॉन कंडक्टिंग बोल रहे थे, उससे दुगना मिला। याद रखना, ये न्यूमेरिकल में बड़ा कंफ्यूज करता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। जहां सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लगाना होता है वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगा के आता है, याद रखना ये बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नॉन कंडक्टिंग जो अचालक पट्टी का है उससे दुगना मिल रहा है, क्योंकि उसमें जो मिला था वो मिला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो वही चीज मिली क्या, कि ये भी किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आर तो कुछ आया ही नहीं। तो अगर मैं इसको किसकी फॉर्म में लिखूंगा, वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, E इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अब एन कैप की डायरेक्शन बताओ आप मेरे को, एन कैप की डायरेक्शन बताओ। तो अब आप बोलोगे एन कैप का मतलब है डायरेक्शन इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर, गेटिंग पॉइंट। तो मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वह, चाहे मैं इसके सामने कोई सा भी कितनी भी दूर पॉइंट ले लूं, इससे कितनी भी दूर पॉइंट ले लूं, कितनी भी दूर मतलब है कि एक साइड से इनफाइनाइट लेंथ, इसलिए कंसीडर किया हुआ है क्योंकि जो आपका पॉइंट है वो हमेशा इस सरफेस के लिए सिमेट्री में रहे, गेटिंग पॉइंट। तो अब मैं इससे कहीं भी पॉइंट लूं, मान लो ये यहाँ, और आपने पॉइंट यहां ले लिया, आप इसको इमेजिन कीजिए इसकी लेंथ, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो ऐसे निकलेगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने जो भी पॉइंट आएगा ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ मतलब है कि जो भी पॉइंट होगा ना वो इसके लिए कैसे रहने वाला है, सिमेट्रिक रहने वाला है। अगर आपने ये इतनी सी ली होती और आपने पॉइंट वहां माना होता तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती सिमेट्री में, गेटिंग पॉइंट। तो अब आपकी ऑलरेडी ये इतनी बड़ी है कि आप पॉइंट कहीं भी लोगे तो वो पॉइंट क्या रहेगा, इसकी सिमेट्री में रहेगा, इसलिए इनफाइनाइट लेंथ तो मान सकते हैं या मानते हैं, बट हाइपोथेटिकल, ताकि हम एक फॉर्मूला निकालें जो हर जगह लागू हो, जिसमें अपन चेंज ना कर सके, चेंज ना हो जिसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एन के बताएगा इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखना। तो मैंने आपको बोला था कि एक तो तरीका ये हो गया इसको डिस्कस करने का, दूसरा तरीका कैसे डिस्कस होता है वो भी सुन लीजिए आप। इसमें चार्ज दोनों तरफ भी मान के कर सकता हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं वो सुनो, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। चार्ज मैं इस सरफेस पे भी मान सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज इस सरफेस पे भी मान सकता हूं मैं, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट होगा दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, दैट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पे भी मानोगे और यहां पे भी मानोगे तो आपकी दो सरफेसेस हो जाएंगी, वो दो सरफेस होने के बाद तो जो अपने जो फॉर्मूला मिला था वो अपना एज इट इज ही मिलने वाला है आपको, ये चाहे आप ट्राई करके भी देख लेना, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि देयर विल बी अ थिकनेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर क्यों होती है 0, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज सरफेस पर रिसाइड करता है। एक तरीका और होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, वो कुछ ऐसे होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी करते हैं।
आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ही बता रहा हूं मैं आपको कि कई बुक्स वगैरह में आपको ऐसे भी रिप्रेजेंट करने को मिलेगा, बात वही है ऐसे, ठीक है जी। और अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे, ये रहा, बात वही है, देखो बात वही है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही मिलने वाली है इस वाले पॉइंट के लिए, ई और डी एस सेम, और यहां पर ई और डी एस कैसे मिलने वाला है, ds और E कैसे मिलने वाला है, 90। तो हम यही बताना चाह रहे हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, बिकॉज द चार्ज इज कंसिडर पूरा का पूरा ऑन अ सरफेस, ठीक है। तो ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि दो अचानक पट्टिकाओं की तरह, दो नॉन कंडक्टिंग, कैसे, एक तो ये रखी और एक ये रखी, क्या कह रहा हूं वो समझना, ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि दो अलग अलग, क्योंकि अगर एक की वजह से बात करूं, एक की वजह से, तो एक की वजह से कितना मिला था अपन को, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, एक की वजह से, फिर दूसरी की वजह से भी कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल कितना मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो हमने निकाला है, ठीक है जी। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि इस कंडक्टिंग में नॉन कंडक्टिंग से दुगना इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ठीक है। और इसके ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ वही मिलेंगे जैसे हमने डिस्कस किए थे, पहला वाला, अगर R हो E हो तो कांस्टेंट, R पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन सिग्मा, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में सिग्मा के प्रोपोर्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और R पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है जी। तो इसको इसी तरीके से तैयार करें जैसे मैंने आपको बताया है, फिर भी अगर कोई डाउट हो यू कैन आस्क, ठीक। तो डीप पढ़ाई करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच।